So in our last lecture, we have studied about osmosis and osmotic pressure. बराबर है, आपको पता होगा कि ओस्मोसिस में क्या होता है, ये हमने सीखा था। कोई डिफाइन करेगा ओस्मोसिस? थोड़ा स्पीडीली रिवाइज कर लेते हैं 1-2 मिनट में। किसे ओस्मोसिस कहेंगे? डिफाइन तो करना पड़ेगा, बोलिए। किसे ओस्मोसिस कहेंगे? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थ्रू जो हायर लोअर कंसंट्रेशन जो से जो सॉल्वेंट होता है वो हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, उसे ऑस्मोसिस कहते हैं। हाँ, मतलब डिफाइन कैसे करना है कि व्हेन we put a semi-permeable membrane between two solutions having different concentrations, then solvent always migrates from its। अब देखो यहाँ पर वर्ड हमने यूज किया its, मतलब सोलवेंट का कंसंट्रेशन देखना है। तब जब हम बोल रहे थे सोलवेंट माइग्रेट्स फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और अगर हम सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में बोलना चाहे तो हमें क्या बोलना है कि व्हेन वी पुट a semi-permeable membrane between two solutions, then solvent migrates from lower concentration of solution to higher concentration of solution। अगर वर्ड सॉल्यूशन बोलते हो तो वहां पर आपको लोअर टू हायर बोलना है कि सोलवेंट माइग्रेट होता है। और अगर आप सोलवेंट के रिस्पेक्ट में बोलना है तो क्या बोल सकते हो? हायर कंसंट्रेशन ऑफ सोलवेंट की ओर से लोअर कंसंट्रेशन होगा सोलवेंट का, जिस तरफ उस तरफ माइग्रेशन होगा। बराबर है। बट सेमी परमेबल मेम्ब्रेन वर्ड आना चाहिए। ओस्मोसिस जब है तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के बिना ओस्मोसिस कभी पॉसिबल नहीं है। हमने कहा था दो टाइप के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होते हैं, आइदर नेचुरली अकरिंग और आर्टिफिशियली मेड अप। जो नेचुरली सेमी परमेबल है वो है अलग अलग फ्रूट्स की जो स्किन होती है, वो हमारी स्किन है, वो भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। बराबर है। और जो ब्लेडर होती है, अलग अलग एनिमल्स की ब्लेडर होती है, पिग्स ब्लेडर है, वो बहुत अच्छा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये सारे नेचुरली अकरिंग जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो है। बट अगर आप आर्टिफिशियली की बात करें तो हमने कहा था पार्चमेंट पेपर है या फिर सेलोफेन पेपर है, और एक अच्छा नाम मैंने लिखवा था कि प्रिक फेरोसाइनेट CU2FeCN6 नाम का जो कॉम्प्लेक्स है वो भी एक बहुत अच्छा आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। ये खास याद रखना है। क्यों सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो बाकी मेम्ब्रेन से अलग है? तो हमने ये कहा था कि वर्ड उसमें है सेमी परमेबल। परमेबल मतलब जो कुछ पास होने दे अपने अंदर से। सेमी परमेबल मतलब किसी के लिए वो परमेबल है, किसी के लिए नहीं है। यहाँ पर ये किसी का मतलब क्या है? जो सोलवेंट के छोटे मोलिक्यूल्स होते हैं उसे अलाउ करता है पास होने के लिए, बट जो सोल्यूट के थोड़े बड़े मोलिक्यूल्स होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू सोलवेंट उसको अपने अंदर से आर पार निकलने देता नहीं है, मतलब पास होने देता नहीं है। इसलिए ये मेम्ब्रेन को नाम दिया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और ये जो पूरी प्रोसेस है सोलवेंट के माइग्रेशन की, उसे हमने नाम दिया था ओस्मोसिस, विच अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशंस। ये याद रखना है। बराबर है। कल हमने प्योर सोलवेंट और सॉल्यूशन की बात की थी। और ऐसा जरूर नहीं घर पर प्योर सोलवेंट ही हो। आपने मान लीजिए कि दो अलग अलग वहां पर बीकर लिए है और दोनों में सॉल्यूशन ही है। बराबर। कल भी मैंने शायद कहा था आपको, और पाइप से जुड़ा हुआ है और दो अलग अलग कंसंट्रेशन है C1 एंड C2। तो आपको याद रखना है कि कौन सा कंसंट्रेशन ज्यादा है, और यहाँ पर कंसंट्रेशन मोलारिटी में लेना है, ये मैंने आपको कहा था। डिप्रेशन और एलिवेशन हमने लिया था फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट रिस्पेक्टिवली, तो वहां पर हमने मोलालिटी वाला जो स्केल है वो लिया था। यहाँ पर हम मोलारिटी वाला स्केल जो है वो यूज करेंगे। अगर C1 बड़ा है तो क्या याद रखना है? लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन क्या माइग्रेट होगा? सोलवेंट। बट किसका कंसंट्रेशन लोअर और हायर? तो सॉल्यूशन वर्ड यूज करना। जिस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कम होगा उसमें से सोलवेंट कहां पर जाएगा? जिसका सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है उस तरफ माइग्रेट होगा। शर्त इतनी कि उसके बीच में क्या होना चाहिए? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखा हुआ होना चाहिए। इफ यू वांट टू स्टॉप द ऑस्मोसिस देन व्हाट शुड वी डू? तो हमने कहा था कि आपको ऐसी अरेंजमेंट करनी है कि जिस तरफ माइग्रेशन हो रहा है, मान लीजिए राइट टू लेफ्ट हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रेशर अप्लाई करना है। मतलब जिस तरफ कंसंट्रेशन ज्यादा है
उस तरफ आपको प्रेशर अप्लाई करना है। पहले तो दोनों का प्रेशर सेम था क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एक्सपेरिमेंट हो रहा था। आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस जो एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई किया उसे हम कहेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। और कल मैंने आपको कहा था ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करना है पाई से, बराबर है। और मैथमेटिकल स्टेप क्या था, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। प्रोपोर्शनलिटी निकालते तो हमने क्या लिखा था, आर इंटू टी। आर है गैस कांस्टेंट और टी है आप जिस केल्विन टेम्परेचर पर प्रैक्टिकल कर रहे हो वो टेम्परेचर लेना है, बराबर है। और लास्ट में हमने फॉर्मूला क्या डिराइव किया था, पाई इज इक्वल टू, और सी के बदले क्या लिया था, मोल पर लीटर इंटू आर टी। मोल का मतलब क्या था, गिवन वेट अपन मोलेक्युलर वेट। तो पूरा फॉर्मूला कुछ इस तरीके से था। अब ये सोल्यूट का मोल है तो W2 और M2, और इसके ऊपर से आपने मोलिकुलर वेट अननोन कंपाउंड का ढूंढने के लिए M2 के लिए भी फॉर्मूला लिया था, W2RT अपॉन पाई। पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम। तो ये एक फोर्थ मेथड थी जो कल हमने ली थी, टू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट्स। अब देखिए यहाँ पर खास ध्यान ये रखना है कि ये मेथड बाकी मेथड से अच्छी क्यों है, बराबर है, या ज्यादा काम की क्यों है, ऐसा आप कह सकते हो। तो एक तो इसका यूनिट जो है वो मोलारिटी में मेजर हुआ है, पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि बाकी जो फिगर्स है, चेंज है, डेल्टा टीबी या डेल्टा टीएफ आप जो लेते हो ना, बहुत छोटे यूनिट्स, सॉरी छोटी वैल्यू आती है, 0.02 केल्विन या 0.05 केल्विन, छोटे चेंजेस है, तो जिसे मेजर करना थोड़ा मुश्किल है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो आप मेजर करते हो, ऑस्मोटिक प्रेशर में वैल्यू जो है वो बड़ी आती है। इसका मतलब उसे हैंडल करना, उसे कैलकुलेट करना हमारे लिए क्या हो जाता है, तो इजी हो जाता है, बराबर है। अब ये जो बात हमने कही भाई ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ डिफरेंट अननोन सॉल्यूट्स। उसके एक दो जो बेनिफिट्स है वो तो हमने पढ़े। एक काम उसका सबसे अलग ये है कि भाई ये प्रोटीन जैसे जो बायोमोलिक्यूल्स है पॉलीमर टाइप के, उसमें प्रॉब्लम क्या है पता है, कि टेम्परेचर का चेंज होता है ना तो कई बार ये डिकम्पोज हो जाते हैं प्रोटीन वगैरह, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में चेंज कितना आता है वो देखने के लिए आप बॉइल तो करोगे, तो इतने टेम्परेचर पर तो ये प्रोटीन जो है वो डीनेचरेट हो जाते हैं। डीनेचरेट मतलब डिकम्पोज हो जाते हैं। तो वो वाली मेथड इसके लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगी। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर कर रहे हो तब ऐसा कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं आता है वहां पर। तो ऐसे जो मोलिक्यूल्स है प्रोटीन के या दूसरे बायोमोलिक्यूल्स के पॉलीमरिक फॉर्म में जो है, या जिसके बॉन्ड वीक है, तो उसे आप ऑस्मोटिक प्रेशर वाली मेथड से अगर मोलिकुलर मास डिराइव करना चाहो तो वो बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि उसके नेचर में, उसके कंपोजिशन में कोई भी चेंज वहां पर ड्यू टू टेम्परेचर आएगा नहीं। तो प्रोटीन जैसे बायोमोलिक्यूल्स जो है पॉलीमरिक फॉर्म में, उसका मोलिकुलर मास डिटरमाइन करने के लिए जो हमारे लिए अननोन है, ये मेथड अप्रोप्रिएट है, खास याद रखिएगा, बराबर है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है उस हिसाब से सॉल्यूशन कितने तरीके के होते हैं। तो अगर हम कंपेयर करते हैं अलग अलग सॉल्यूशंस को और उसके ऑस्मोटिक प्रेशर्स जो है वो सेम है, तो ऐसे जो सॉल्यूशंस है उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस कहा जाएगा, खास याद रखिएगा। या फिर आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस कहा जाएगा। The solutions having same osmotic pressure are known as isotonic solutions और isoosmotic solution, ये याद रखना है। हाँ, शर्त इतनी, दोनों सेम टेम्परेचर पर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर दिखाने चाहिए, बराबर है। तो एट अ गिवन टेम्परेचर, आप ऐसा लिखना है तो लिख सकते हो कि एट अ गिवन टेम्परेचर द सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर इज और आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वो एक दूसरे के आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, ऐसा हमने कहा। आपने आगे जो चैप्टर्स हमने पढ़े ना 11th में, उसमें मेथड सीखे थे कि भाई आइसोथर्मल प्रोसेसेस किससे कहते हैं, आइसोचेरिक किससे कहते हैं, आइसोबेरिक किससे कहते हैं। तब मैंने कहा था आइसो वर्ड आए मतलब कुछ ना कुछ क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर भी आइसो वर्ड आया, आइसोटोनिक, तो क्या सेम हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो यहाँ पर सेम है, वो याद रखना है एट अ गिवन टेम्परेचर।
बट मान लीजिए ऐसे सॉल्यूशन है जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो आप उसे आइसोटोनिक कहोगे या आइसो ऑस्मोटिक कहोगे। बट अगर नहीं है तो दो पॉसिबिलिटी, कोई एक सॉल्यूशन जो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई कहते हैं, तो सॉल्यूशन नंबर 1 है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, तो दूसरे का तो ऑब्वियसली क्या होगा, कम होगा। तो ऐसे केसेस में वो सॉल्यूशन को क्या कहा जाए, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है वैसे जो सॉल्यूशन है उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है, बी रिमेंबर। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है। और ये लिखने के टाइम ध्यान रखना, कई पेपर्स में मैंने देखा हिप्नोटिक लिख देते हैं, इट इज नॉट हिप्नोटिक, इट इज हाइपोटोनिक। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस आर द सॉल्यूशंस व्हिच शोज लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर विथ रिस्पेक्ट टू अदर सॉल्यूशन। बराबर है। अब हमें ये सोच हमारे अंदर डेवलप हो रही है, भाई हम क्यों ऑस्मोटिक प्रेशर में हाइपर और हाइपो वगैरह पढ़ रहे, क्या फर्क पड़ता है। ये लग रही है छोटी चीज, बट अगर आप मेडिकल वे से सोचो, मेडिसिन देने के टाइम पर सोचो, इंजेक्शंस जो हमें दिए जाते हैं इंट्रावीनसली, इंट्रावीनसली मतलब डायरेक्ट हमारे मसल्स में जो इंजेक्शंस दिए जाते हैं, इंजेक्ट किया जाता है जो लिक्विड, वो अगर अप्रोप्रिएट ऑस्मोटिक प्रेशर वाला ना हो, हमारी बॉडी में जो फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और हमारे अंदर जो लिक्विड इंजेक्ट किया जाता है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर, हमें बोतल्स लगाई जाती है, कई बार वीकनेस लगता है तो ग्लूकोज की, हम ये बोलते हैं ना तो ग्लूकोज की बोतल लगाई गई है, वो सॉल्यूशन जो है वो और हमारी बॉडी के अंदर जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होना चाहिए, बी रिमेंबर। अगर नहीं है तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम वहां पर क्रिएट हो सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स है उसके अंदर का ऑस्मोटिक प्रेशर और जो सॉल्यूशन इंजेक्ट किया है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर अगर सेम नहीं है तो जो सॉल्वेंट के बीच में इम्बैलेंस है, वाटर जो है उसके बीच में इम्बैलेंस क्रिएट होगा, और या तो सेल के अंदर वाटर की अमाउंट बढ़ जाएगी या तो सेल के बाहर, मतलब सेल के अंदर का वाटर बाहर निकलने लगेगा हमारी बॉडी में। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी, या तो सेल में पानी की अमाउंट बढ़ जाएगी या तो सेल में पानी की अमाउंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसका जो सॉल्यूशन है वो इक्विवेलेंट है किसके साथ, 0.98% NaCl का सॉल्यूशन आप बनाओ मास बाय वॉल्यूम, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और हमारी बॉडी का जो फ्लूइड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। तो आप कभी वो ग्लूकोज की बोतल होती है ना जो हमें वीकनेस के टाइम लगाई जाती है, उसका कंटेंट अच्छी तरीके से पढ़ना, उसमें लिखा होगा 0.98% NaCl सॉल्यूशन। तो ये नमक वाला पानी क्यों डालते हैं भाई उसके अंदर, या मेजोरिटी उसकी क्यों होती है, तो उसका रीजन ये है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। कोरोना की जो वैक्सीन आती है ना उसमें भी NaCl का सॉल्यूशन होता है, आप कंटेंट सर्च करना कि भाई कोरोना वैक्सीन में कौन कौन सा कंटेंट है ये लोग मिक्स करते हैं, तो उसमें भी NaCl विथ वाटर आएगा। तो हमें जानकर ये वंडरनेस होती है भाई वैक्सीन में ऐसी चीजें क्यों, तो रीजन ये है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कोई जो लोग खाने के शौकीन होते हैं ना, फूडी हम उसे कहते हैं, वो अलग अलग टाइप के फूड ट्राई करते हैं, वो अगर ज्यादा सोल्टी खाना खाते हैं, बहुत ज्यादा नमक खा लेते हैं अगर हम कभी भी, तो क्या प्रॉब्लम होता है, वो लोगों के कई सारे जो अ, हमारे बॉडी के पार्ट्स है उसमें स्वेलोइंग होती है, सूजन होती है, क्योंकि उसके सेल में वाटर की अमाउंट बढ़ती है, वाटर डिपॉजिट होता है, ज्यादा होना चाहिए उससे ज्यादा डिपॉजिट होता है, रीजन अमाउंट ऑफ सॉल्ट। हमारा बॉडी फ्लूइड जो है उसमें सॉल्ट का अमाउंट बढ़ने के कारण सेल में वाटर का इम्बेलेंस क्रिएट होता है, और सेल के अंदर वाटर की अमाउंट बढ़ती है, वाटर ज्यादा डिपॉजिट होता है, और वो पोर्शन पर जहां पर वाटर ज्यादा डिपॉजिट हुआ है वहां पर स्वेलोइंग होना शुरू होता है, मतलब कि सूजन आना शुरू होता है। और ये जो कंडीशन है उसे मेडिकल लैंग्वेज में एडेमा कहा जाता है। ये सिचुएशन को
क्या कहा जाता है? एडेमा कहा जाता है, खास याद रखना। तो व्हाट इज एडेमा? तो आपको लिखना है कि व्हेन वी ईट द फूड हैविंग हायर अमाउंट ऑफ सॉल्ट, देन imbalance between cell fluid and food taken by us occurs, and swallowing also occurs in the cell. Then that phenomenon is known as edema, which is purely due to imbalance between two solutions in, और ऑस्मोटिक प्रेशर का जो इम्बेलेंस होता है उसकी वजह से ये जो पूरी एडेमा की सिचुएशन है वो क्या होती है? क्रिएट होती है। बराबर है। तो ये बात थी कि भाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होना कितना जरूरी है हमारी बॉडी के लिए या बॉडी के अंदर। बराबर है। इससे पूरी रिवर्स प्रोसेस आती है। मैंने कल जब ये टॉपिक शुरू किया तब मैंने आपको कहा था ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर तो पढ़ना ही है, पर उसका उल्टा भी पढ़ना है ऑस्मोसिस का, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। और इसका इनिशियल अल्फाबेट ले लो तो ये हो जाता है RO, और आपने ये सुना ही है RO वाटर प्यूरिफायर। बराबर। हमें लगता है ये कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी है, बट एक्चुअली ये क्या है? वाटर प्यूरिफायर्स क्या है? तो रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर है। उसमें किया जाता है। तो आपने ऑस्मोसिस के दौरान क्या देखा वो खास देखिए कि भाई दो अलग अलग कंटेनर हमने लिए, उसमें हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू एक दूसरे को जोड़ दिया। अब एक में हमने क्या डाला था? तो प्योर सॉल्वेंट, और दूसरे में क्या ऐड किया था? तो सॉल्यूशन। अब नेचुरल वे क्या था? वो क्या रहा था? तो माइग्रेशन हो रहा था प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की ओर, मतलब जहां ज्यादा सॉल्वेंट है वहां से कम सॉल्वेंट की ओर माइग्रेशन हो रहा था। इसे हमने नाम दिया था ऑस्मोसिस। बी रिमेंबर। बट ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहा था? जिस तरफ माइग्रेशन हो रहा है उससे अपोजिट साइड में आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करो, और ये एक्स्ट्रा प्रेशर जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा प्रेशर रिक्वायर्ड है टू स्टॉप द ऑस्मोसिस, उसको हमने क्या कहा था? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मान लीजिए आपने ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ही प्रेशर अप्लाई किया है तो क्या होगा? तो क्या होगा? रिएक्शन होगा या स्टॉप हो जाएगा या क्या होगा? आपका क्या कहना है? अगर हम ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जितना ही प्रेशर देते हैं तो क्या होगा? ऑस्मोसिस होना बंद हो जाएगा या होता रहेगा? क्या होगा? कोई कहेगा? बंद हो जाएगा। बंद हो जाएगा। वेरी गुड। बट मान लीजिए कि आपने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर दे दिया, अब ऑस्मोसिस बंद हो गया, फिर भी आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो क्या होगा? When we apply higher pressure than osmotic pressure, सॉल्यूशन से सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट तक जाएगा। वेरी गुड। मतलब एग्जैक्ट अपोजिट फिनोमिनन शुरू हो जाएगी। अभी तक क्या देखा हमने? स्पॉन्टेनियसली, मतलब अपने आप क्या होता था? तो प्योर सॉल्वेंट में से सॉल्वेंट की अमाउंट किस तरफ माइग्रेट हो रही थी? सॉल्यूशन की ओर। अब जैसे ही हमने ऑस्मोटिक प्रेशर जितना प्रेशर अप्लाई किया, ये जो मूवमेंट थी वो स्टॉप हो गई। बट ऑस्मोटिक प्रेशर जितना ही प्रेशर दिया तो अब उससे ज्यादा प्रेशर देने की बात है। व्हेन वी अप्लाई हायर प्रेशर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन साइड, देन व्हाट हैपन? अब देखो, ये हमने प्रेशर इसलिए दिया था कि ये सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आना बंद हो जाए, बट अब तो आप प्रेशर ज्यादा दे रहे हो तो उल्टा फिनोमिनन होगा यहाँ पर। इसमें जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स है, देखो सोल्यूट को हम इसलिए ध्यान में नहीं लेते हैं कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन उसे अलाउ नहीं करेगा पास होने के लिए सोल्यूट मॉलिक्यूल को। तो सॉल्वेंट अब कहाँ जाएगा? तो रिवर्स जाना शुरू करेगा, उल्टा। कहां से? सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट की ओर। या तो आपने दो कंसंट्रेशन लिए हैं, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की ओर ये माइग्रेट होना शुरू होगा सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। कब? व्हेन वी अप्लाई हायर प्रेशर देन
ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर देना शुरू करोगे तो मतलब ऑस्मोसिस से उल्टी प्रोसेस हुई ना भैया पूरे। पहले मोलिक्यूल्स राइट टू लेफ्ट जा रहे थे, अब जाएंगे लेफ्ट टू राइट, उल्टा है। इसलिए ये प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्वेश्चन ये उठता है कि भाई वाई वी डू सो, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऑस्मोसिस का उल्टा क्यों कर रहे हैं? तो ये सबसे अच्छा वे है इम्प्योर सोलवेंट को प्योर बनाने के लिए। आप देखो क्यों, मान लीजिए कि ये सोलवेंट है, उसमें कोई इम्प्यूरिटी मिल गई, यहां पर तो हम सोल्यूट बोल रहे हैं ना, बट वो हमारे लिए इम्प्यूरिटी है। मान लीजिए आपके पास वाटर ही है बट वो सी वाटर है। अब ये दरिया के पानी को आप पी नहीं सकते, सी वाटर को आप डायरेक्टली नहीं पी सकते, बिकॉज इट इज वेरी सोल्टी, बहुत सोल्टी टेस्ट होता है उसका। तो क्या करते हैं, तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन रखकर आप ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करो, तो क्या होगा, सोल्टी वाटर का माइग्रेशन अपोजिट साइड शुरू होगा। अब सोल्यूट तो उसमें से पास हो नहीं सकते सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में से, तो क्या होगा, सिर्फ वाटर मोलिक्यूल्स जो है वो पास होंगे, और ये दूसरे बीकर में प्योर वाटर जो है वो मिलेगा आपको। तो आप सोल्टी वाटर जो है उसमें से प्योर वाटर गेन कर सकते हो। और कई सारे कंट्री, हमारा इंडिया भी उसमें शामिल है, डीसेलेनाइजेशन प्लांट अपने बना रहा है। जो सलाइन वाटर है, सोल्टी वाटर है, उसे डीसेलाइन करे, उसमें से सोल्ट जो है वो रिमूव करे। सोल्ट मतलब NaCl ही नहीं, ढेर सारे ऐसे सोल्ट सी में से मिलते हैं जो पानी में इजीली डिजोल्व हो जाते हैं और जो पानी को पीने लायक नहीं रहने देते। वो सारे सोल्ट को और बाकी की इम्प्योरिटी को ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू, रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू हम पीने लायक पानी मतलब कि प्योर वाटर बना सकते हैं। और अभी 1 या 1.5 साल पहले ही, आपको अगर पता हो तो, हमारे मोरबी के नवलखी रोड के पास से आप जाते हैं तो पीपलिया 4 रास्ता आता है, उसके आगे जोड़िया आता है, लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो जोड़िया नाम का विलेज आता है। वहां पर गुजरात गवर्नमेंट ने डीसेलेनाइजेशन प्लांट बनाना शुरू कर दिया है, जो हर रोज लगभग 3 लाख लीटर पानी जो है उसे सलाइन वाटर में से पीने लायक पानी में कन्वर्ट करेगा। विद इन 1 ईयर ये शायद वर्क भी करने लगेगा, और हमारे आजू बाजू जो एरिया है वो सारे एरिया को वो पीने लायक पानी की कभी किल्लत होने वाली नहीं है। तो ये डीसेलाइनाइजेशन प्लांट जो है वो पूरा का पूरा रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड के ऊपर चलता है। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हमने भले बहुत छोटा दिखाया है, ये जो प्लांट्स होते हैं उसमें बहुत बड़े बड़े सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो सेल्यूलोज एसीटेट या सेलोफेन या ऐसे कई सारे अलग अलग टाइप के आर्टिफिशियल सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से बनाया जाता है, और उसमें से जो पानी है उसे प्यूरिफाई किया जाता है रिवर्स ऑस्मोसिस से। इसलिए उसे क्या कहा जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर प्यूरिफायर ऐसा कहा जाता है। बराबर है, तो ये बात थी ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड रिवर्स ऑस्मोसिस की। अब एक लास्ट सर टॉपिक, हाँ बोलिए। सर इस वाटर में से मिनरल्स भी फिल्टर हो जाते हैं, पानी के जो मिनरल्स होते हैं? हाँ हाँ हाँ, हो जाते हैं बच्चे। सिर्फ अब देखो, वहां पर ध्यान ये देना है कि ज्यादातर तो होता ही नहीं, कोई पार्टिकल ऐसे नहीं होते उसमें कि जिसकी साइज वाटर मॉलिक्यूल से भी छोटी हो, तो वो साथ में आ जाएंगे। तो टेस्ट करना पड़ता है पानी कि भाई कितना प्यूरिफाई हुआ, पर हम ये नहीं कहते कि 100% प्योर मिल ही जाता है हर बार। इट डिपेंड्स कि भाई सोल्यूट की साइज कितनी है, बट 99.99% में ऐसा देखा गया है कि सोलवेंट के पार्टिकल्स की साइज, और उस हिसाब से आपको चॉइस देनी है बच्चे। हम जो चॉइस करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, हमने ऐसा कभी भी नहीं कहा कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कोई भी चीज को प्यूरिफाई करने के लिए काम में आता है ना। अलग अलग चीजों को प्यूरिफाई करने के लिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भी अलग अलग लिए जाते हैं। क्यों, उसकी पोर साइज कैसी होती है, अलग अलग। बराबर है, तो आप पानी प्यूरिफाई कर रहे हो तो वैसा सेल जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है वो चॉइस करना है कि जिसमें जो पोर साइज है वो वाटर मोलिक्यूल्स जितनी ही हो, उससे बड़ी ना हो, वरना तो सॉल्यूट पार्टिकल्स भी साथ में आएंगे। बराबर है, तो उस हिसाब से अगर आपने चुनाव किया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का, तो हम कह सकते हैं हाँ मिनरल्स भी नहीं आएंगे, सिर्फ पानी ही आएगा। अब आपका दूसरा एक काउंटर क्वेश्चन हो सकता है अभिनव, आप क्या पूछोगे कि भाई तो हमारे बॉडी के लिए जरूरी जो मिनरल्स है वो भी तो निकल जाएंगे, सही यस है सर। ना? हाँ, तो आपके दिमाग में यही चल रहा है। तो अभी यही तो दिक्कत है,
हम जो हमारे घर पर प्यूरिफायर्स यूज करते हैं ना, तो हमें ये लगता है कि भाई ना हम पानी पी रहे हो बहुत अच्छा है, एक्चुअली नॉट। क्योंकि कई बार उसमें काम के मिनरल्स भी निकल जाते हैं जो एक्चुअली में हमारे बॉडी को चाहिए। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो ऐसा कर सकते हैं कि आप एक बार वाटर को प्यूरिफाई करो, बाद में जो काम के मिनरल्स जितने प्रोपोर्शन में जरूरी है हमारी बॉडी को, वो बाहर से ऐड करो, पानी को मिनरलाइज करो। हम जो पैक्ड वाटर पीते हैं ना, बिस्लरी वगैरह, उसमें लिखा होता है मिनरल वाटर, आपको अगर पता है तो। हम उसे बोलते भी मिनरल वाटर पीते हैं, एक्चुअली उसमें मिनरल्स है, कभी चेक करो। हमें जो बॉडी को चाहिए वो मिनरल्स है, ये सब लिखते हैं, होते हैं या नहीं वो हमें पता नहीं। तो ये जो प्यूरिफाइड वाटर है उसमें बॉडी को चाहिए वो मिनरल भी निकल जाते हैं। एक्चुअली प्रोसेस ये वाटर को प्यूरिफाई करो, बाद में बॉडी के लिए जरूरी मिनरल्स उसमें ऐड करने चाहिए, तो वो पानी अच्छा पीने लायक वाटर है, वरना वो पोटेबल मतलब कि ड्रिंकेबल वाटर नहीं है। खास याद रखिए, बराबर। तो वो मिनरल निकल जाते हैं, ये खास याद रखना जब आप सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यूज करते हो। तो बाद में वो पानी में जितने जरूरी मिनरल्स है वो ऐड होने चाहिए या हमें करने चाहिए। क्लियर? तो ये चीज हमें याद रखनी यस है। सर। ओके, ये है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब एक पूरा नया टॉपिक है, वो है एबनॉर्मल एंड नॉर्मल मोलर मास किसे कहते हैं। अब देखो, नाम के ऊपर से पता चलता है नॉर्मल मतलब जो होना चाहिए, वो एबनॉर्मल मतलब जो होना चाहिए बट नहीं है, कुछ अलग है, उसे हम क्या कहेंगे? एबनॉर्मल मोलर मास, ऐसा हम नाम देंगे। अब कई बार क्या देखने को मिला कि ये जो मेथड्स हमने चार ली, कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ओस्मोटिक प्रेशर। ये चार मेथड से हमने मोलिकुलर मास कैसे डिटरमाइंड होता है वो देखा। और कई बार एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ये देखने को मिला कि हमने जो मास एज्यूम किया होता है उससे या तो मास बहुत ज्यादा मिलता है, या तो मास क्या मिलता है, बहुत कम। या किसी किसी ने चेक करने के लिए जो ऑलरेडी नोन चीजें है, जैसे कि NaCl है, KCl है, बेंजोइक एसिड है, एसिटिक एसिड है, ऐसे कई सारे जो नॉन कंपाउंड है, उसको ये मेथड से चेक किया कि भाई NaCl का मोलिकुलर मास 58.5 है, बराबर है। KCl है, उसका जो मास है वो 74.5 के आजू बाजू है, 78.5 के आजू बाजू है। तो हम ये चारों मेथड से चलो मेजर करते हैं, क्या इतना मिलता है या नहीं मिलता है। तो ढेर सारे कंपाउंड्स ऐसे थे कि जिसमें हमने जो मोलिकुलर मास ऑलरेडी डिटरमाइन किया हुआ है वो मिला, मतलब कि ये चारों मेथड सही है। बट कई सारे, उसमें से चार एग्जांपल मैंने आपको दिए, कई सारे कंपाउंड ऐसे मिले कि जिसका मोलिकुलर मास जो एक्चुअल मोलिकुलर मास है उससे या तो कम मिला या तो ज्यादा मिला। अब ऐसा क्यों हुआ? क्वेश्चन ये उठता है, भाई ये मेथड तो गलत है नहीं, तो क्यों कई बार जो मोलिकुलर मास मिलना चाहिए उसे कम मिल रहा है, और क्यों कई बार वो ज्यादा मिल रहा है? तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था वान टफ। क्या नाम था? वान टफ नाम था। ये वान टफ नाम के साइंटिस्ट ने ढेर सारे प्रैक्टिकल्स किए, और उसने एक चीज हमें ये दिखाई, ऐसे सॉल्यूट कि वो या तो एसोसिएट होते हैं ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन, मतलब डिसोल्यूशन के दौरान या तो एसोसिएट होते हैं या तो क्या होते हैं, डिसोसिएट, मतलब या तो एकजुट हो जाते हैं अट्रैक्शन फोर्सेस की वजह से, या तो टूटते हैं, डिकम्पोज होते हैं, आयोनाइज होते हैं, डिसोसिएट होते हैं। तब आंसर जो है वो गलत आता है। फॉर एग्जांपल NaCl और KCl है ना, वो डिसोसिएट होते हैं। जब ये सोल्यूट फॉर्म में है तो बाइंडेड है, कोई दिक्कत नहीं, बट वाटर में जब डिसोल्व करो तो सोडियम प्लस अलग, क्लोराइड माइनस अलग, KCl में K प्लस अलग, Cl माइनस अलग। अब ये सारी प्रॉपर्टी कोलिगेटिव है। देखो तो क्या फर्क होगा, कोई मुझे कहेगा? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है?
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है वो। एग्जैक्टली ट्रू। इसका मतलब NaCl का मोलिक्यूल पूरा एक है, ये सोचकर आप चले। तो 1 मोल NaCl आप ऐड करते हो तो आपने 1 मोल मोलिक्यूल ऐड किया, आपके दिमाग में ये है कि वी हैव एडेड 1 मोल सॉल्यूट, बट इट डिसोसिएट्स इनटू वाटर, देन इट फॉर्म्स 2 मोल पार्टिकल्स। हाँ, मतलब हमने 1 मोल समझकर ऐड किया है, बट काम तो वो 2 मोल का कर रहा है, डिसोसिएट हो रहा है तब। समझे आप? तो जो मास है वो मिलना चाहिए ना, उसे कम मिलेगा। 1 मोल का मास मान लीजिए 58.5 है, तो यहां पर वो मास 2 मोल के लिए मिलेगा, तो पर मोल तो उससे आधा हो गया ना, मास 58.5 से आधा मिलेगा, क्योंकि 1 मोल का 58.5 मिलता है, यहाँ पर 2 मोल का मिलेगा, तो पर मोल तो उससे कम हो गया। 1 मोल के लिए तो मास क्या हो गया, कम हो गया। तो जब डिसोसिएशन होता है तो जो मास मिलना चाहिए उसे बहुत कम मिलता है। फॉर एग्जाम्पल KCl का मास है ना 74.5 जितना है, हमने ऊपर का, NaCl का 58.5 जितना है। तो जब ये डिसोसिएट होते हैं तो NaCl का मास 58.5 से बहुत कम मिलता है, और इसका लगभग हाफ मिलता है, 737 पॉइंट समथिंग समथिंग मिलता है, मतलब लगभग लगभग हाफ जितना मिलता है। क्यों? क्योंकि हम इसे समझ रहे थे 1 मोल, बट इट एक्ट्स एज अ 2 मोल पार्टिकल्स। वो 2 मोल पार्टिकल है, इस तरीके से एक्ट कर रहा है। इससे बिल्कुल उल्टा कोई कंपाउंड ऐसा है, मान लीजिए एसिटिक एसिड है, उसका फॉर्मूला ये है CH3, C डबल बॉन्ड O OH। तो दूसरा मोलिक्यूल इस तरीके से अरेंज होता है, CH3 और C डबल बॉन्ड OH। अब 11th में हमने कुछ पढ़ा कि अगर हाइड्रोजन डायरेक्टली जुड़ा है ऑक्सीजन के साथ तो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है, और ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर तो होती है। तो ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन को अट्रैक्ट करेगा। ये बॉन्ड को एक नाम दिया था, आपको याद है क्या नाम? हाइड्रोजन बॉन्ड। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसे अट्रैक्शन फोर्सेस जो हमने सोचे नहीं वो डेवलप होता है। तो कई सारे कंपाउंड ऐसे हैं जिसमें डिसोसिएशन होता है, जो हमने आगे देखा, जो आयोनाइज होते हैं उसमें डिसोसिएशन होता है। बट कई सारे कंपाउंड ऐसे भी है कि जो एसोसिएट होते हैं, मतलब हमने ये सोचा है कि हमने 2 मोल ऐड किए, बट उसमें से 2 पार्टिकल तो जुड़कर एक मोलिक्यूल की तरह एक्ट करते हैं। तो हम जब 2 मोल ऐड करेंगे तो वो काम कितने मोलिक्यूल का करेगा? 1 मोल का। मतलब हमने जितना अमाउंट ऐड किया उसे हाफ अमाउंट की तरह ऐड करेगा, क्योंकि अब पूरे मोलिक्यूल की तरह ऐड करेगा, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो जब ये एसोसिएशन शो करता है तो मास हमने एज्यूम किया था ये CH3COOH का 60, अगर हम कैलकुलेट करते हैं ये सब का तो 60 जितना होता है, बट मिलेगा ना तो ज्यादा मिलेगा। क्यों? अब ये पूरा मोलिक्यूल है ऐसा, वो आंसर आएगा तो डबल आंसर आएगा। मतलब हमने माना था 60, आएगा 120 के आजू बाजू। तो कब मास जो है वो हमारी एजम्पशन से ज्यादा आता है? व्हेन एसोसिएशन अकर्स। खास याद रखिए, जब मॉलिक्यूल एसोसिएशन शो करते हैं तो हमारी एजम्पशन से आंसर ज्यादा आता है। जब डिसोसिएशन होता है तो हम जो मोलिकुलर मास एज्यूम करते हैं उसे आंसर क्या आता है? कम। बट ये चाहिए उतना तो नहीं है। तो जो हमने कैलकुलेट किया था आना चाहिए वो है नॉर्मल मोलर मास या थियोरिटिकल मोलर मास। बट प्रैक्टिकल के दौरान जो मिलता है, अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो वो मास थोड़ा अलग मिलता है, जिसे हम नाम देंगे एबनॉर्मल मास। या प्रैक्टिकल के दौरान मिला है तो प्रैक्टिकल मोलर मास, ऐसा हम नाम देंगे। तो अब प्रॉब्लम क्रिएट हुई कि भाई हमें जो आंसर मिल रहा है फॉर्मूला के हिसाब से, वो चारों मेथड के हिसाब से, वो तो कई सारे कंपाउंड में गलत मिलता है। तो क्या करें, उसे कैसे सही करें? तो ये वांटफ नाम के साइंटिस्ट ने एक उसका हल निकाला। उसने कहा कि भाई एक फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं आई, जिसे वांटफ का नाम दिया गया वांटफ फैक्टर। ये आई जो है वो रेशियो है किसका? नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास का। मतलब ऐसे
सोल्यूट्स की जो या तो एसोसिएट होते हैं या तो डिसोसिएट होते हैं, उसमें आपको फॉर्मूला में थोड़ा चेंज करना होगा। वो चारों फॉर्मूला में आपको एक पहले तो चीज डिराइव करनी होगी, आई। आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर कितना है वो देखना होगा। और वो कैसे मिलेगा? नॉर्मल मोलर मास और एबनॉर्मल मोलर मास का आपको रेशियो निकालना है। मान लीजिए आपके पास मास है ही नहीं, क्योंकि मास तो हम कैलकुलेट करते हैं, वो चारों मेथड्स है। तो क्या करें? तो वहां पर एक दूसरा तुक्का निकला इसने, भाई मास अगर नहीं है तो आपको प्रॉपर्टीज लेनी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लेनी है। मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, या ऑस्मोटिक प्रेशर में कितना चेंज है। बट यहां पर आप ध्यान रखना, फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। ऑब्जर्व्ड मतलब प्रैक्टिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और नीचे क्या आएगा? कैलकुलेटेड मतलब थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आपने एक चेंज देखा होगा, देखिए ऊपर वाले फॉर्मूला में और नीचे वाले फॉर्मूला में। यह नॉर्मल ऊपर है मतलब थियोरेटिकल ऊपर है, मतलब कैलकुलेटेड ऊपर है, और एबनॉर्मल नीचे है। जब आप बात कर रहे हो मोलिक्यूलर मास की, खास याद रखना, तब नॉर्मल वाली चीज ऊपर आती है, एबनॉर्मल मतलब प्रैक्टिकल वाली चीज नीचे आती है। बट जब आप बात कर रहे हो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जब आप ले रहे हो रेशियो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का, तो ऑब्जर्व्ड चीज ऊपर आती है, प्रैक्टिकल वाली चीज ऊपर आती है, और थियोरेटिकल वाली चीज डिनोमिनेटर में आती है। क्यों? इसका रीजन कोई मुझे कहेगा? मोलिकुलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में उल्टा पुल्टा क्यों है ये रेशियो? आप ध्यान से वो चारों प्रॉपर्टी देखो तो आपको पता चलेगा। चारों प्रॉपर्टी का फॉर्मूला याद है मोलिकुलर मास के? कोई बात नहीं, चलो लिखवाता हूं। क्या है? P1 स्टैंडर्ड माइनस P1 अपॉन P1 स्टैंडर्ड इज इक्वल टू क्या था? N2 अपॉन N1, मतलब कि W2 अपॉन M2 इंटू M1 अपॉन W1। अब आप ध्यान से देखो, ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर और मोलिकुलर वेट मतलब मास एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन में है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो सारे फॉर्मूला में ऐसा मिलेगा। डेल्टा TF इज इक्वल टू आप क्या लिखते हो? KF इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन M2 इंटू W1। यहां पर भी M2 और ये प्रॉपर्टी डेल्टा TF कोलिगेटिव वाली प्रॉपर्टी एक दूसरे से अपोजिट है, देखिए इनवर्स है। अरे भाई ये अगर सारी प्रॉपर्टी इनवर्स है मोलिकुलर मास के साथ, तो यहां पर भी मोलिकुलर मास और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनवर्स होंगे कि नहीं? समझे? इसलिए अगर आप मोलिकुलर मास की रिस्पेक्ट में वांट ऑफ फैक्टर ढूंढते हो तो नॉर्मल मोलिकुलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलिकुलर मास आएगा। बट अगर आप प्रॉपर्टी के डेटा को ध्यान में रखते हुए आई ढूंढना चाहते हो तो क्या आएगा? ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऊपर आएगी और थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिनोमिनेटर में आएगी। क्लियर? आपको आई की वैल्यू जनरली दी गई होगी, नहीं दी गई है तो भी आप फाइंड कर सकते हो। तो आपको प्रॉपर्टीज दी गई होगी, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों, बराबर है। तो आप आई इजीली क्या कर सकते हो? ढूंढ सकते हो। क्वेश्चन ये उठता है कि अब फॉर्मूला में क्या फर्क आएगा? जो हमने 4 फॉर्मूला पढ़े हैं उसमें क्या चेंज होगा? तो चेंज एकदम इजी है। आपने पहला फॉर्मूला ऐसे पढ़ा था जो मैंने अभी लिखा, P1 स्टैंडर्ड माइनस P1 अपॉन P1 स्टैंडर्ड इज इक्वल टू क्या लिखा था? N2 अपॉन N1। तो अगर आपको करेक्शन करना पड़ा तो आपको सिर्फ राइट हैंड साइड में आई से मल्टीप्लीकेशन करना है। आई मतलब वांट ऑफ फैक्टर जो आपको मिला है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में जो एरर थी वो नलीफाई हो जाएगी। दूसरा एक फॉर्मूला था डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू मोलालिटी। इसमें अगर गलती आती है तो उसे आई से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वांट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, तो जो आंसर में गलती है वो क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। डेल्टा TB में भी सेम था, KB इंटू M, वहां पर भी आई से मल्टीप्लाई कर दो। और ऑस्मोटिक प्रेशर तो अभी अभी हमने सीखा, पाई इज इक्वल टू क्या था? तो वहां पर था CRT, C मतलब कंसंट्रेशन, बराबर है। तो आप क्या कर दोगे? पाई इज इक्वल टू आई इंटू CRT। बस सिर्फ आई से आंसर को मल्टीप्लाई करना है, देन करेक्शन हो जाएगा। आपके आंसर में जो दिया है वो बराबर है।